गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लेसन में एक में पढ़ेंगे गुप्तकालीन समाज। तो देखिए, गुप्त शासकों के द्वारा किया गया कार्य महत्वपूर्ण है, जिसमें गुप्त काल में समाज को चार वर्गों में बांटा गया है। ये चार वर्ण देखिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र क्या क्या काम करते थे, जिनका विस्तार से व्याख्या की गई है। कि गुप्तकालीन समाज परंपरागत रूप से चार वर्णों में विभक्त था। समाज में ब्राह्मणों का स्थान सर्वोच्च था। उनके कर्तव्य माने जाते थे कि ब्राह्मण क्या क्या काम करते थे, जैसे अध्ययन, अध्यापन, यज्ञ और दान। क्षत्रिय जो थे, वो कर्तव्य राष्ट्र की रक्षा करना था। उनका प्रमुख कर्तव्य था राष्ट्र की रक्षा करना, देश की रक्षा करना। वैश्य का कार्य था व्यापार और वाणिज्य करना। जो वैश्य जो लोग थे, वैश्य समाज के अंतर्गत आते थे। वो कुछ लोग व्यापार करते थे और कुछ लोग अन्य किसी प्रकार से अन्न उत्पादन करना और अन्य कार्य करना। शूद्र सेवा प्रदाता थे, जिनको अपन दास कहते हैं। कि गुप्त काल में जातियों के विषय में व्यवसाय का संबंध शिथिल होने लगा था, फिर भी वर्णों का आधार गुण और कर्म न होकर जन्म ही था। स्त्रियों का समाज में महत्वपूर्ण स्थान था, कि स्त्रियों को आदर स्वरूप देखा जाता था। धार्मिक कृत्यों में जहां पति के साथ पत्नी की उपस्थिति अनिवार्य थी, कि कोई भी धार्मिक क्रियाक्रम होते थे तो पत्नी को साथ रहना पड़ता था, उपस्थित रहना पड़ता था, तभी धार्मिक क्रियाएं होती थी। स्त्री शिक्षा का प्रचलन भी था, स्त्रियों को पढ़ाया जाता था। पर्दा प्रथा नहीं थी, यानी घूंघट लगाना ये नहीं था। उसमें 8 प्रकार की विवाहों का प्रचलन था। ये 8 प्रकार की विवाह होते थे, जिसमें स्वयंवर प्रथा भी विद्यमान थी, यानी स्वयंवर से भी विवाह होता था। गुप्त काल में मिश्रित जातियां, मुद्रा व शक्तिकरण, अम्बष्ट, पार्श्व आदि उग्र थी। काश्यप गुप्त युग में एक वर्ग था, परंतु बाद में एक जाति के रूप में अस्तित्व में आ गया। गुप्तकालीन साहित्य में नारी का आदर्श चित्रण किया गया है। पुत्र के अभाव में पुरुष की संपत्ति पर उसकी पत्नी का प्रथम अधिकार होता था। अगर पुत्र नहीं होता है तो ये कहते हैं कि उसके पति की संपत्ति पत्नी की संपत्ति मानी जाती थी। अब दूसरा वंश हम पढ़ेंगे, वर्धन वंश, जिसको पुष्यभूति वंश भी कहते हैं, क्योंकि प्रथम राजा का नाम पुष्यभूति था, इसलिए इस वंश का नाम पुष्यभूति वंश भी कहते हैं और वर्धन वंश भी कहते हैं। 6ठी शताब्दी ईस्वी में दिल्ली के निकट थानेश्वर में पुष्यभूति से जो शिव का उपासक था, इस वंश का प्रारंभ हुआ। इस वंश में 3 राजा हुए, प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। तो ये क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि वर्धन वंश के प्रमुख 3 राजा कौन कौन से थे। 1 नंबर का प्रश्न बनता है, जिसमें प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन बताया गया है। तो प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद सिंहासन पर उसका बड़ा पुत्र राज्यवर्धन बैठा, किंतु राज्याभिषेक के बाद ही राज्यवर्धन को युद्धों में उलझना पड़ा और बंगाल के गौड़ शासक शशांक द्वारा 606 ईस्वी में उसका वध भी कर दिया गया। कहते हैं कि युद्ध में वो राज्यवर्धन मारा गया। राज्यवर्धन मरने के बाद में उसका छोटा भाई, तो कहते हैं उसके बाद उसका छोटा भाई हर्षवर्धन 606 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा और 647 ईस्वी तक शासक बना रहा, जिसने 40 वर्ष तक राज्य करके अपनी कीर्ति का विस्तार किया। कि हर्षवर्धन ने 40 वर्षों तक शासन किया। वह निसंतान था, उसके कोई पुत्र प्राप्ति नहीं थी, अतः उसकी मृत्यु के साथ ही पुष्यभूति वंश का अंत हो गया। कि उसके कोई पुत्र प्राप्त नहीं था, इस कारण से पुष्यभूति वंश का समापन हो गया। जिस समय हर्ष सिंहासन पर बैठा, राज्य की स्थिति अत्यंत संकटपूर्ण थी, क्योंकि जो बंगाल का राजा था शशांक, उसने उसके बड़े भाई राज्यवर्धन को मार दिया था। गौड़ बंगाल के राजा शशांक ने उसके बड़े भाई राज्यवर्धन का वध कर डाला था और उसकी छोटी बहन राजश्री अपने प्राणों की रक्षा के लिए किसी अज्ञात स्थान पर चली गई थी। हर्षवर्धन ने शीघ्र ही अपनी बहन को ढूंढ निकाला और कामरूप के राजा भास्कर वर्मा से संधि करके शशांक के विरुद्ध एक बड़ी सेना भेज दी।
यद्यपि दक्षिण में उसकी सेनाओं को लगभग 620 ईस्वी में चालुक्य राजा पुलकेशन द्वितीय ने नर्मदा के तट से पीछे खदेड़ दिया। जो अपने राजस्थान में नर्मदा नदी बहती है और गुजरात होती हुई अरब सागर में गिरती है, तो वहां पर इन्होंने युद्ध किया। हर्ष के साम्राज्य की सीमाएं उत्तर में हिमाच्छादित पर्वतों की, हर्षवर्धन का जो साम्राज्य था उत्तर में हिमालय की पहाड़ियों तक इसका शासन था और दक्षिण में नर्मदा नदी के तट तक था। पूर्व में गंजाम था, पश्चिम में वल्लभी तक विस्तार थी। कन्नौज इस विशाल साम्राज्य की राजधानी थी। तो देखिए हर्षवर्धन ने किस प्रकार अपने साम्राज्य को बढ़ाया और इसको प्रमुखतः महाराजा अधिराज की पदवी भी धारण की थी। हर्ष ने महाराजा अधिराज की पदवी धारण की। वह शिव और सूर्य की उपासना करता था, कि भगवान शिव की पूजा करता था और सूर्य देवता की उपासना करता था। बाद में उसका झुकाव महायान बौद्ध धर्म की ओर अधिक हो गया। बताया जाता है कि महायान जो बौद्ध धर्म की दो शाखाएं होती है, हीनयान और महायान कहते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, जैन धर्म की दो शाखाएं होती है, श्वेतांबर और दिगंबर। वैसे ही बौद्ध धर्म की दो शाखाएं होती है, हीनयान और महायान। पहली का नाम हीनयान, दूसरी शाखा का नाम महायान। तो हर्षवर्धन ने महायान बौद्ध धर्म की ओर अधिक रुझान था। वह प्रति 5वें वर्ष प्रयाग में गंगा और यमुना के संगम पर एक महोत्सव करके दान आदि करता था। कहते हैं कि यमुना और गंगा जहां पर मिलती है वहां पर वो प्रतिवर्ष बहुत बड़ा उत्सव मनाता था और लोगों को दान देता था। उसी के काल में बताया जाता है कि चीनी यात्री ह्वेन सांग भी इसी प्रकार के छठे महोत्सव में सम्मिलित हुआ था। तो इस प्रकार हर प्रति 5वें वर्ष जब वह इसका आयोजन करता था तो उन्होंने जो छठा आयोजन किया, छठा महोत्सव मनाया, कहते हैं कि उसमें चीनी यात्री ह्वेन सांग भी इस हर्षवर्धन के समय में आया था। नेक्स्ट देखिए, यह हर्षवर्धन का साम्राज्य बताया गया है। ये जो बताया गया है कि हिमालय तक और नर्मदा नदी तक इसका क्षेत्र बताया गया है। ये प्रमुख है हर्षवर्धन, सम्राट हर्षवर्धन। अब हम पढ़ेंगे पाल वंश। देखिए पाल वंश के राजा किस तरह से शासन किया उन्होंने, और पाल वंश का संस्थापक बताया गया गोपाल को। नाम सुना होगा आपने कि पाल वंश का राजा गोपाल था। इस वंश का उद्भव बंगाल में लगभग 750 ईस्वी में गोपाल से माना जाता है। पाल वंश का दूसरा शासक धर्मपाल इस वंश का सबसे महान राजा था। उसने अपने राज्य कनौज तक विस्तृत किया और प्रत्यारों तथा राष्ट्रकूटों के साथ हुए त्रिकोणात्मक संघर्ष में भी अपने राज्य को सुरक्षित रखा। उसके पुत्र एवं उत्तराधिकारी देवपाल ने भी कई युद्धों को विजय प्राप्त किया। कि जहां दिया गया है गोपाल के बाद में धर्मपाल राजा बना और धर्मपाल का पुत्र हुआ देवपाल, तो उसने भी कई युद्ध जीते। वह अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र से बंगाल ले गया। उसकी राजसभा में सुमात्रा के राजा बालपुत्र देव का दूत आया था। देवपाल ने देखो शासन मजबूत किया। 810 से 850 ईस्वी तक के बाद पाल वंश की राज्य शक्ति शासकों की निर्बलता तथा गुर्जर प्रतिहारी राजाओं के आक्रमण के कारण क्षीण होती लगी कि धीरे धीरे पाल राजाओं को कमजोरी महसूस होने लगी, क्योंकि गुर्जर और प्रतिहार राजा आक्रमण करने लगे। नवे राजा था महिपाल प्रथम के राजकाल में चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने लगभग 1023 ईस्वी में गंगा तक के प्रदेशों को जीत लिया था। 12वीं शताब्दी के मध्य तक पाल वंश की शक्ति क्षीण हो गई। कि 12वीं शताब्दी आते आते इसके राजा कमजोर पड़ने लगे पाल वंश के। अब पाल वंश के राजाओं में देखिए यहाँ किस प्रकार वो प्रसिद्ध हुए। एक तो वो सभी राजा बौद्ध धर्म को मानते थे, यानी महात्मा बुद्ध के पुजारी थे। पालवंशी राजा बौद्ध थे, यानी महात्मा बुद्ध की पूजा करते थे। और उनके राज्यकाल में बौद्ध शिक्षा केंद्रों की बड़ी उन्नति हुई। नालंदा तथा विक्रमशिला के प्रसिद्ध महाविहारों को उनका संरक्षण प्राप्त था। प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु अतिशा 10वें पाल राजा नेपाल के
राज्यकाल में तिब्बत के राजा के निमंत्रण पर भी वहां गया था। पालवंशी राजा कला तथा वास्तुकला के महान प्रेमी बताए गए हैं। उन्होंने धीमानता वीटपाल जैसे महान शिल्पियों को भी संरक्षण प्रदान किया, जो कारीगरी के लिए निपुण थे, अनेक भवनों का निर्माण करते थे। धीमान और वीटपाल, उन महान शिल्पियों को इन्होंने संरक्षण प्रदान किया पाल वंश के राजाओं ने। पाल युग के अनेक जलाशय दीनापुर जिले में अभी भी बचे हुए हैं। कि पाल युग के द्वारा बनाए गए जो तालाब थे, वो तालाब दीनापुर जिले में आज भी बनाए हुए हैं, बचे हुए हैं, वो हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रकूट वंश। देखिए, राष्ट्रकूट वंश, इस राजवंश की स्थापना दंती दुर्ग ने की थी, 736 ईस्वी में की थी। उसने नासिक को अपनी राजधानी बनाया। इस वंश में 14 शासक बताए गए हैं कि 14 राजाओं ने राज किया था। दंती दुर्ग वातापी के चालुक्यों के अधीन सामंत था। उसने अंतिम चालुक्य शासक कीर्तिवर्मा द्वितीय को पराजित करके दक्षिण में चालुक्यों की सत्ता समाप्त कर दी थी। प्रथम, जहां कृष्ण प्रथम ने एलोरा के सुप्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। इस वंश के चौथा शासक था ध्रुव। तो ध्रुव ने गुर्जर प्रतिहार शासक वत्सराज को पराजित किया था। कि जो गुर्जर प्रतिहार वंश थे, कहते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना नागभट्ट नामक एक सामंत ने की थी। तो इनसे वत्सराज को पराजित किया था। तो गुर्जर प्रतिहार शासक वत्सराज को पराजित किया था इस राष्ट्रकूट वंश के चौथे राजा ने, ध्रुव ने। और पांचवें शासक था गोविंद तृतीय ने गुर्जर प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय और पाल शासक धर्मपाल को पराजित किया। उसने राष्ट्रकूटों के साम्राज्य को मालव प्रदेश से कांची तक विस्तृत कर दिया। छठा शासक अमोदवर्म शांतिप्रिय था, जिसने लगभग 64 वर्षों तक राज्य किया। उसी ने मानखेड़ यानी मालखेड़ को राष्ट्रकूटों की राजधानी बनाया। अरब यात्री सुलेमान ने अमोद वर्ष की गणना विश्व के तत्कालीन 4 महान शासकों में की। कर्सन द्वितीय तथा इंद्र तृतीय ने कनौज के तत्कालीन शासक महिपाल को पराजित करके भागने को विवश कर दिया था। 12वां शासक था कर्सन तृतीय, जिसने शासन काल में राष्ट्रकूटों का दक्षिण के चोल शासकों से एक दीर्घकालीन संघर्ष आरंभ हुआ। राष्ट्रकूटों का पराभव कल्याणी के चालुक्यों द्वारा हुआ। चालुक्य शासक तेलप ने 973 ईस्वी में इस वंश के करक द्वितीय को पराजित करके मान्यखेत पर अधिकार कर लिया था। राष्ट्रकूट शासक वैदिक धर्म के प्रबल समर्थक बताए गए हैं। कि ये वैदिक धर्म के उपासक बताए गए हैं सारे ही शासक राष्ट्रकूट वंश के। उन्होंने कई भव्य मंदिरों का निर्माण करवाया। मंदिरों के निर्माण के साथ साथ ही वो संस्कृत और कन्नड़ साहित्य में भी निपुण थे। वे संस्कृत तथा कन्नड़ साहित्य के पोषक थे। अरबों ने इस वंश के शासकों को बलहरा संबोधित किया है। बलहरा का मतलब बलराज, बलराज का अर्थ होता है शक्तिशाली। तो शक्तिशाली राजाओं के रूप में जाना जाने लगा। नेक्स्ट वंश बताया गया गुर्जर प्रतिहार। जो गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था नागभट्ट। तो देखिए, इस राज्य की स्थापना नागभट्ट नामक एक सामंत द्वारा की गई थी। सामंत कहते हैं जो प्रमुख, जहां बातें बताई गई है राजा के अधीन रहकर जमीनों का लेखा जोखा करना और उसको लोगों को बांटना। तो 725 ईस्वी में गुजरात में एक सामंत ने शासन की नींव रखी, अतएव इसका नाम गुर्जर प्रतिहार पड़ा। नागभट्ट प्रथम बड़ा वीर था, बहादुर था। उसने सिंध की ओर जाने वाले अरबों के आक्रमण का सफलतापूर्वक सामना किया था। वत्सराज इस वंश का पहला शासक था जिसने सम्राट की पदवी धारण की ली थी। वत्सराज के पुत्र नागभट्ट द्वितीय, जो इसके नाम से जाना जाता है, तो नागभट्ट द्वितीय देखिए नागभट्ट द्वितीय ने 816 ईस्वी के लगभग गंगा की घाटी पर हमला किया और कन्नौज पर अधिकार कर लिया। वह अपनी राजधानी की कन्नौज भी ले गया। नागभट्ट द्वितीय राष्ट्रकूट राजा गोविंद तृतीय से पराजित हुआ और उसका वंशज जो था कन्नौज था आसपास के क्षेत्रों में उसने 1018 से 1019 तक शासन करते रहे।
इस वंश का सबसे प्रतापी राजा भोज प्रथम को कहा गया है, जिसको मिहिर भोज के नाम से भी जाना जाता है, जो नागपर द्वितीय का पौत्र था। नागपर द्वितीय का पोता था, मिहिर भोज के नाम से जाना जाता है, जिसको कहते हैं राजा भोज प्रथम। अरब व्यापारी सुलेमान इसी के समय भारत आया था। अगला सम्राट महेंद्र पाल था, जो कर्पूर मंजरी नाटक के रचयिता महाकवि राजशेखर का शिष्य और संरक्षण बताया जाता है। इसी महेंद्र का पुत्र महिपाल राष्ट्रकूट राजा इंद्र तृतीय से बुरी तरह पराजित हो गया था। महिपाल के समय गुर्जर प्रतिहार राज्य का पतन होने लगा। उसके बाद के राजाओं में भोज द्वितीय, विनायक पाल, महेंद्र पाल द्वितीय, देवपाल, महिपाल द्वितीय और विजयपाल ने 1013 ईस्वी तक राज्य को कायम रखा, किंतु मोहम्मद गजनवी के हमले के कारण कनौज का शासक राज्यपाल था। उस समय राज्यपाल बिना लड़े ही बाहर खड़ा हुआ, तो गुर्जर प्रतिहार वंशों में डरपोक राजा रहा राज्यपाल, जो मोहम्मद गजनवी के आक्रमण से डर करके भाग गया। बाद में उसने महमूद की अधीनता ही स्वीकार कर ली। इससे आसपास के राजपूत राजा जो थे बहुत नाराज हुए कि मोहम्मद गजनवी के लौट जाने पर कालिंजर के चंदेल राजागण के नेतृत्व में राजपूत राजाओं ने उसे मार डाला, क्योंकि वह मोहम्मद गजनवी के समय युद्ध को छोड़ करके भाग गया था और मोहम्मद गजनवी की अधीनता स्वीकार कर ली थी, गुलाम बन गया था। उसके स्थान पर त्रिलोचन पाल को गद्दी पर बिठाया। कन्नौज में गढ़वाल अथवा राठौड़ वंश का उद्भव होने लगा। 11वीं शताब्दी में द्वितीय चतुर्थार्ध में बाड़ी के गुर्जर प्रतिहार वंश को सदा के लिए उखाड़ दिया गया और गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों ने अरबों को आगे नहीं बढ़ने दिया। इस प्रकार गुर्जर प्रतिहार वंशों में केवल सबसे प्रतापी राजा भोज प्रथम भी था। राजा भोज प्रथम उसी को बताया जाता है और अन्य राजा जो है युद्ध छोड़ करके भी भागने वाले राजाओं में से बताया गया है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है चोल वंश। जो चोल वंश है ये भी एक महत्वपूर्ण है, जो दक्षिण भारत में इसके भूभाग पर चोल वंश के राजाओं ने शासन किया था। यहाँ अधिक से अधिक तमिल भाषाओं के साहित्य देखने को मिलते हैं, क्योंकि दक्षिण भारत में तमिल भाषा उस समय प्रचलित थी। तो इस राज्य के प्रमुख 2 राज्यों में बांट रखा था, पांड्य और चेर, जो केरल राज्य में बताए गए हैं। इसके वंशज केरल राज्य में इस वंशज के राजाओं ने शासन किया था। चोल वंश उत्तरवर्ती चोल राज्य, जो दक्षिण भारत के केरल राज्य में इसका वंशज बताया गया है और दक्षिण भारत में इन राजाओं ने शासन किया था। आज के लिए इतना ही होगा। चोल वंश के बारे में हम कल विस्तार से पढ़ेंगे। धन्यवाद।